चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, आज हम आपके लिए ऊंचाई और दूरी का एक नया जो है वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट कक्षा 10 के लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताया जा रहा है। ऊंचाई और दूरी का एक क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भूमि के किसी बिंदु पर खड़े हैं और वहां से किसी मकान का जो शिखर है उसका जो है उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। उन्नयन कोण और अनुमान कोण पिछले वीडियो में बताया गया है। जिसको उन्नयन अनुमान कोण नहीं पता हो पिछला वीडियो देख लें। उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। तो जो भवन है उस पर एक ध्वज लगाया गया है। तो ध्यान दीजिए, ध्वज लगाया गया और P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें हम देखते हैं हमको दिया क्या गया है और इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए। तो भूमि के एक बिंदु P से, चलिए कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, हमारा यही पॉइंट है, मान लो P है। अब यहाँ से जो है कर रहे हैं P बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मान लेते हैं ये देखिए 10 मीटर ऊंचा हमारा ये भवन हो गया। सपोज दैट ये हमारा 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहे हैं भैया, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है। तो यहाँ से 30 अंश, नीचे से जब ऊपर की ओर देखा जाता है तो नेत्र बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। अब कहा जा रहा है भवन के शिखर पर, तो इसका भवन है, भवन का शिखर ये रहा। तो इस पर क्या कर रहे हैं, इस पर कह रहे हैं कि एक ध्वज लगाया गया है। ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। देख रहे हैं एक ध्वज को लहराया गया है और P से ही ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना देखा जा रहा है, 45 अंश। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई एक ध्वज है जो कि यहाँ पर लहरा रहा है, तो यहाँ से ही जब देखा जाता है तो ये वाला जो कोण हो रहा है ये कितना हो जा रहा है आपका, 45 अंश हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 45 अंश। तो टोटल आपका ये 45 अंश। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई कितनी है। चलिए ये ध्वज दंड है तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं भैया कितनी है, x है। आगे क्या कर रहे हैं, बिंदु P से भवन के बीच की दूरी, ये भवन है आपका, ये आपका क्या है, भवन है। तो इस भवन और यहाँ से बिंदु P के बीच की दूरी भी जो है मान लेते हैं d है। तो यही दो दूरी हमसे पूछा गया है कि ये ध्वज दंड की लंबाई या ऊंचाई कितनी है और यहाँ पर जो बिंदु P है वो भवन से कितनी दूरी पर है। तो ध्यान दीजिए, एक बार एंगल 30 अंश बना है, एक बार एंगल जो है कितना बना है आपका, 45 अंश बना है। तो सबसे पहले हम इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा जो भवन है, जो हमारा भवन है वो AB है, B बिंदु उसका शिखर है, और BP मान लेते हैं, BP मान लेते हैं जो कि ध्वज है, BP जो है ध्वज है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हल आ जाएगा। हल में हम लिखेंगे, हल में ध्यान दीजिए, माना भवन AB तथा भवन AB हो जा रहा है तथा ध्वज दंड जो है, ध्वज दंड जो हमारा है वो क्या है, BP बराबर x है। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, तथा बिंदु P और भवन के आधार की बीच की जो दूरी है वो कितना है, सपोज कर लिया हमने कि d है। तब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज आपका BAP में, देखो इसको बाप मत पढ़ना, BAP समकोण त्रिभुज BAP में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें जो है यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, एंगल 30 बन रहा है। इस 30 के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो लंब और आधार का संबंध किसमें होता है, tan में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं tan 30 बराबर 10/d। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/करड़ी में 3 होता है, तो बराबर 10/d आ जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 10 करड़ी में 3 हो जाएगा।
अब अगर आप लोग यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं तो ठीक है, क्वेश्चन में करड़ी में 3 का मान दिया गया था 1.732, तो हम इसमें जो है वैल्यू का मल्टीपल कर देते हैं। तो 10 गुणे करड़ी में 3 का वैल्यू 1.732, 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.32। मात्रक हमको किस में मिला है? मीटर में मिला है। तो यहाँ पर ये जो दूरी मिलेगा वो किस में हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अतः भवन और बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 17.32 मीटर है। अब आइए अब दूसरे चीज की बात करते हैं। अब दूसरा चीज हमसे क्या पूछा गया है? ध्वज दंड। अब अगर हम यहां से लेकर के ये दूरी की अगर हम बात करें तो यहां पर ये टोटल दूरी हो जाएगा कितना? ये टोटल दूरी 10 + x हो जाएगा। ये पूरा 45 के लिए लंब होगा। तो यहां पर हो जाएगा समकोण त्रिभुज P 2 स्थान पे आ चुका है। एक जो है इसको हम बदल देते हैं, यहाँ पे P नहीं लिखते हैं, यहाँ पर चलो Q कर देते हैं। और ये बिंदु P और भवन के बीच ये BX हमने लिखा है, इसको BQ लिख दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज QAP में अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? आपका tan 45 का चयन किया जाएगा। tan 45 बराबर टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 10 + x हो जाएगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज नहीं है, पूरा मिलाएंगे तभी समकोण त्रिभुज होगा। और बटे आधार आ जाएगा। तो आधार का वैल्यू अभी हमने निकाला है, अभी हमने वैल्यू निकाल लिया है। कितना मिला है हमको? 17.32 मिला है। तो ध्यान दीजिए tan 45 अंश का मान 1 होगा, तो यहाँ पर आ गया 10 + x अपान 17.32, 1 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं पक्षांतर करके 17.32 - 10 अर्थात 17 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 7.32 मीटर। अब ध्यान दीजिए, अब हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड की लंबाई जो हो गया वो 7.32 मीटर हो गया। और क्या पूछा गया है? बिंदु P से भवन के बीच की दूरी। तो बिंदु P से भवन के बीच की दूरी 17.32 मीटर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, आपके लिए एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। ध्यान दीजिए, इसमें कहा जा रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार है। कहा जा रहा है एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार है। तो चलिए मीनार को हम खड़ा कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा मीनार है, ये मीनार है, मीनार को हमने खड़ा कर दिया है। ये मीनार है, मीनार को हमने खड़ा कर दिया। कह रहा है जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 अंश से कोण जो है, 49 अंश का मतलब उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश से घट करके 30 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि एक कंडीशंस में यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा था, लेकिन 40 मीटर तब अधिक और छाया हो गई जब इसका कोण 60 अंश होने के बजाय 30 अंश हो गया। जब यहाँ पे 30 अंश का कोण बना तो यहाँ पे 40 मीटर जो है इसकी छाया अधिक हो गई। तो जब 60 अंश कोण बना रहा था तब का एक कंडीशन नहीं दिया है, तब का यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं दिया है। मीनार की ऊंचाई कितनी है ये भी नहीं दिया है, यही तो हमको ज्ञात करना है, तब का कंडीशंस नहीं दिया है। लेकिन जब इसका एंगल जो है घट करके 30 अंश पर आता है तो छाया क्या होती है? बढ़ जाती है। और कितनी बढ़ जाती है? 40 मीटर बढ़ जाती है। तो हम मान लेते हैं प्रारंभ में जो इसकी छाया थी वो x मीटर थी। कितनी थी? x मीटर थी। और मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। इसका कोई नाम दे देते हैं A B, मान लो ये C हो गया, ये पॉइंट D हो गया। तो यहाँ पर देखिए दो समकोण त्रिभुज बन गए। तो यहाँ पर हम हल करते समय यहाँ पर लिख सकते हैं, माना मीनार AB की ऊंचाई h है, माना मीनार AB की ऊंचाई, माना मीनार AB की जो ऊंचाई है वो कितना है? h मीटर है। ध्यान दीजिएगा कितना है? h मीटर है। तथा प्रारंभ में छाया प्रारंभ में जो छाया है, प्रारंभ में छाया x मीटर थी।
x मीटर थी। अब यही कंडीशन से यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर हमको जो है इसके विषय में बताना है। तो एक समकोण त्रिभुज पहले तो यहाँ पर ये बना है, कौन सा समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब इसमें ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, लंब और आधार का संबंध tan में होता है। तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं tan 60 अंश, tan 60 अंश। वैसे फिलहाल परीक्षा में अगर आए तो आप लोग एक बार tan थीटा बराबर आप लोग लिखिएगा AB बटे BC, उसके बाद मान रखिएगा, तब उससे ज्यादा जो है एग्जामिनर ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो tan 60 अंश, tan 60 अंश इज इक्वल टू h अपान हो जाएगा x। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3। tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3। तो यहाँ पे हमने करड़ी में 3 बराबर h बटे x रखा, अर्थात h बराबर हमको दे दिया करड़ी में 3x। h बराबर हमको क्या वैल्यू दे दिया, करड़ी में 3x। तो इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज, पुनः दूसरा वाला कंडीशन अप्लाई, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी और डी है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए ये लंब होगा और पूरा पूरा आधार होगा। तो tan 30 अंश, tan 30 अंश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h अपान पूरा आधार हो जाएगा, अर्थात 40 प्लस x। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3 होता है, और h का मान यहाँ पर मिला है, इसको रख लेते हैं। तो 1 बटे करड़ी में 3 और बराबर h का मान करड़ी में 3x। समीकरण 1 से यहाँ पर हमने मान रख लिया, समीकरण 1 से, और बटे 40 प्लस x रहा। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x बराबर करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा। अब ये प्लस x इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 2x हो जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से हम भाग कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो डिस्टेंस आया, जो प्रारंभिक डिस्टेंस था ये आया है, तो ये तो पूछा नहीं गया है। तो अब इसके माध्यम से मान निकलेगा, x का मान हम उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे वैसे हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो h बराबर आ गया आपका 20 करड़ी में 3। अब चाहे आप इसी पर छोड़ दीजिए, या करड़ी में 3 का मान होता है 1.732, उसको वैल्यू रख करके उसमें 20 में गुणा कर दीजिएगा तो दशमलव में आपका आंसर हो जाएगा। तो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा गया था, तो मीनार की ऊंचाई हमको प्राप्त हो गया है 20 करड़ी में 3 मीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपके लिए।